दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पे जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम हर रोज एक शाम को कार्यक्रम करते हैं, जिस तरह से जो राजनीतिक घटना घटती है उसको लेके हम चर्चा करते हैं। लेकिन खास करके जिस तरह से महाराष्ट्र की बात की जाए, तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो संभावनाओं का जो बाजार गर्म है, उसी विषय पे आज चर्चा हम करने जा रहे हैं। क्योंकि अटकलें जो चल रही हैं, उस अटकलों को लेके ही हम सवाल आज करने जा रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक में संभावनाओं से राजनीतिक होती है, और इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अनिल भाई पटेल, जो जीएस टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हालांकि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन हमारे जो हमारे मान को स्वीकार करके उन्होंने यहाँ पे आए हैं। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल। सर, क्या लगता है जिस तरह से शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं सर? देखिए, बहुत सरल नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति अब इसी पसोपेश में फंसी हुई है। आपने भी बहुत लोगों से वहां बात किया होगा। कोई स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रहा है कि क्या चल रहा है अभी जी। कभी आप सोच सकते थे कि इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की नंबर 1 पार्टी, केंद्र में जिसका शासन हो, सबसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों जीतने वाली पार्टी, वो अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है, जो रातों रात एनसीपी को तोड़ देती है, जो रातों रात उद्धव को तोड़ देती है, उसकी पार्टी मतलब एनसीपी शिवसेना को तोड़ देती है, रातों रात ऑपरेशन लोटस हो जाता है, रातों रात दिल्ली में से देखो कैसे मंत्री रिजाइन देके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बिहार में आप देखिए, हर जगह देखिए आप। लेकिन वो एक मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही। आप सोचिए, नहीं लगता है कि या तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ठीक है, या तो फिर अनएक्सपेक्टेड की पहले बात कर लें, जो संभावनात्मक बात कही। क्या ये हो सकता है जिस तरह से मीटिंग हुई दिल्ली में, बारी बारी से मीटिंग हुई, बावजूद देखिए, ये बात मान के चलिए, जो एक सीधा साधा बात है, पहले वो हम आपके दर्शकों को समझा दें कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसी का सीएम होना है वो भी नक्की है, 50% मंत्रालय वो अपने पास रखेगा, दमदार मंत्रालय अपने पास रखेगा, और 50% में शिंदे और अजित दादा पवार की एनसीपी उसको मिलेगा। इसमें कोई दो राय है तो नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सीएम कौन? दोनों, यानी कि एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार, दोनों यही चाहते हैं कि भाई सीएम कौन, आप हमको बताइए। क्या देवेंद्र होंगे तो उसके नाम की घोषणा कर दीजिए, या कोई और जो दूसरे मोहल साहब आ रहे थे उसकी बात बताइए। एक तीसरा एक महिला का नाम आ रहा है, मेघना वाडेकर, जिनके फादर राम वाडेकर एक समय पृथ्वीराज जो पृथ्वी चौहान थे, मतलब उनके साथ में थे। सवाल ये है कि आप देना किसको चाहते हैं, ये तो हमको बताइए। यही चीज जो है वो एकनाथ शिंदे बार बार पूछ रहे हैं, या तो जो अजित दादा पवार है वो पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी बता पाने में अभी सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार सीधे तौर पर महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस को लगता है कि उसने बहुत मेहनत की है। उसी का मेहनत का नतीजा था कि 4%, 5% जो वोट बढ़े हैं, उनका ऐसा मानना है कि हमारे मेहनत से हुआ है। हम हरियाणा में दाव नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमने यहां मेहनत की है। और देखिए, इसलिए अब देखिए कि वहां पर अखबारों में भी ये चीजें वहां लिखी गई। हालांकि आरएसएस इस सब बातों से दूर रहता है कि हमारा कहीं प्रसिद्धि हो, हम मदद कर रहे हैं, ऐसा कोई लिखे। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि किस तरह से मेहनत की स्वयंसेवकों ने, घर घर जाके ये सब पूरा। क्यों? क्योंकि अब संघ चाहता है श्री लेना। 2019 के चुनाव में ऐसे ही जेपी नड्डा नहीं कह दिया था कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं, अब तो हम स्टार्टअप हैं हमारा खुद का, और हम अब आत्मनिर्भर हो गए हैं, ऐसे ही नहीं कह दिया था। इसके बाद जो नतीजा आपके हमारे सामने है, शिव सैनिक स्वयंसेवक जो हैं वो निकले नहीं थे, और क्या हाल हुआ लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में, आपको, हमको, सबको, और भाजपा को भी ये बात पता चल गई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी। और जो ये जिनके मन में भ्रम था भाजपा में कि आरएसएस नहीं और हम चला लेंगे, उन सबका भ्रम टूट गया और सब लोग सरेंडर हो गए।
आरएसएस ने बार बार उंगली की, सीधे तौर पे कहूं तो बार बार अपनी बातें रखी और आलोचना की नरेंद्र मोदी की, सीधे तौर पर और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से। सवाल खाली इतना ही था कि क्या सीएम चाहता है खुद आरएसएस अपने मन का? क्या वो चाहता है कि संगठन पर भी उसका कब्जा हो? क्या ये वाकई लड़ाई शिंदे वर्सेस अमित शाह ना होकर या शिंदे वर्सेस बीजेपी ना होकर के ये लड़ाई कहीं आरएसएस वर्सेस स्वयं अमित शाह तो नहीं, क्या आरएसएस वर्सेस नरेंद्र मोदी तो नहीं, या नागपुर वर्सेस दिल्ली तो नहीं? ये भी तो एक संभावना है। जब हम संभावना ढूंढने निकलेंगे तो हम ये भी तो सब ढूंढेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। एक संभावना तो ये निकल के आ रही है कि आरएसएस चाह रहा हो कि भाई आप देवेंद्र फडणवीस को बनाइए, लेकिन दिल्ली और खास करके अमित शाह चाह रहे। देखो अभी तक इस पूरे मामले में कहीं पीएम नहीं है। आपने जो भी मीटिंग हो रही है वो किसके साथ हो रही है? अमित शाह के साथ हो रही है। कहीं आपने देखा कि भाई ये पीएम उस बैठक में शामिल हैं या चेयर कर रहे हैं? नहीं। 3 लोग यहां से जाते हैं, वहां बैठक होती है, गुलदस्ता वाला फूल और वापस सब कुछ बैरंग लौटना। एक संभावना तो ये कि अमित शाह जो हैं वो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं और अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, जैसे कि राजस्थान में हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे कि छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में हुआ, और जैसे कि हरियाणा में हुआ। उसमें आरएसएस से पूछा ही नहीं गया कुछ। और अब ये आरएसएस नहीं चाहता है, आरएसएस चाहता है कम से कम महाराष्ट्र में उनके मन का व्यक्ति हो। तो क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे तो अभी तक हो गए होते। देखो अभी तक देवेंद्र फडणवीस, पिछली बार उन्होंने कहा था 2019 में मैं वापस लौट के आ रहा हूं, और फिर वो कैसे सीएम से डिप्टी सीएम हो गया आपको हमको पता है जी, ठीक है। इस बार उन्होंने कहीं नहीं कहा मैं लौट के आ रहा हूं। उन्होंने क्या कहा कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड नक्की करेगा वो, और जैसे ही ये जीते तो अमित शाह वगैरह का फोन, ये वो आभार व्यक्त करना। लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा? मोदी है तो मुमकिन है, एक है तो सेफ है। उन्होंने अमित शाह का आभार नहीं माना, उन्होंने मोदी को ही, उन्होंने आप जो भी श्रेय दिया वो मोदी को श्रेय दिया। अब सवाल ये था कि जब उन्होंने मोदी को श्रेय दिया, मतलब साफ है कि फिर से अगर यहां पर देवेंद्र आते हैं तो फिर से वही फॉर्मूला जो 2014 से 2019 तक चला कि मुंबई महाराष्ट्र में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र। और 2014 से 2019 में तो वो नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर अमित शाह को चुनौती देने लगे थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे। अब अमित शाह देखो सीधे तौर पर वो व्यक्ति हैं जो बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में हमेशा याद रखते हैं। उनको पता है मैंने किसी से 1 गिलास पानी मांगा था और उस बंदे ने मुझे आधा गिलास ही पानी दिया था। वो इस बात को भी याद रखते हैं कि मैंने उससे 2 रोटी मांगी थी और उसने मुझे 1 रोटी या आधी रोटी ही दी थी। ये सब चीजें वो राजनीति में याद रखते हैं। मैंने आपको ये उदाहरण दिया, राजनीति की बात नहीं, मेरी बात नहीं मानी। जो अटकले के जो बाजार चल रहे हैं सब उसी पे सर चर्चा कर मतलब हैं। ये सब चीजें हैं। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण बात, एक बात तो ये निकल के आ रही है कि भाई ये नहीं चाहते हैं अमित शाह ये बने, तो क्या कौन बनेगा? तो उसके लिए भी नाम जो अपने हिसाब से फ्लो हो रहे हैं मार्केट में, अपने अनुकूलता से मीडिया भी चला रहा है, लोकल मीडिया भी चला रहा है, और जो वहां वैचारिक लोग हैं या जो वहां बुद्धिजीवी वो अभी चुप हैं, वो देख रहे हैं, तेल देखो तेल की धार देखो, समझो। अब इसके बाद बात आती है दूसरे नंबर। देखो सबसे पहले सरेंडर कौन हुआ था उनको पता है। जैसे ही 40 सीट आई तो सबसे पहले अजीत दादा ने कहा भैया मैं तो सरेंडर हूं, जो करेंगे दिल्ली दरबार अमित भाई और वो मुझे मंजूर है, नरेंद्र भाई। इन्होंने भी दाव कर दिया। जब देखा कि मुझे सीएम नहीं बनाया जा रहा है, तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, भैया जो करेंगे वो नक्की, मतलब करेंगे हम तो हमको सपोर्ट करेंगे, बाहर से सपोर्ट करेंगे और बाहर से शैतानी करेंगे, परेशान करेंगे। बात क्या निकल के आ रही है? इनको पहले बात आई जैसे कि आपने कहा था कि दिल्ली ले जा रहे हैं, दिल्ली ले जाएंगे तो उनके संगठन के यहां क्या होगा? देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए जो उद्धव थे वो सॉफ्ट बार्गेनर थे। क्या थे? जो दे दिया वो ले लिया उन्होंने, उनको मतलब था तो मुख्यमंत्री बनने से चलाने से। लेकिन एकनाथ शिंदे वो हार्ड बार्गेनर है। ये तो क्या हुआ आपको पता है? इन्होंने शिवसेना क्यों तोड़ी? कि उनका वर्चस्व बढ़े। अब देखो एकनाथ शिंदे मराठा हैं, आप याद रख लीजिएगा, मराठा और ऊपर से शिवसैनी। अब उन्होंने क्या दाव चल दिया है कि भैया मैं रहूंगा यहीं, हमारा लड़का को आप डिप्टी सीएम बना लो, तो उसमें भी तैयार नहीं है। क्योंकि अमित शाह को पता है ये कि अगर एकनाथ शिंदे रहे, कहां रहे?
महाराष्ट्र में, तो क्या करेंगे? सिंबल तो आपने उनको दिलवा ही दिया है, सरकार में वो रहेंगे ही, जिले जिले में अपना संगठन बड़ा करेंगे। जिले में संगठन बड़ा करने का मतलब है कि वो शिवसेना को फिर से अपने नाम पर, देखो फोटो यूज करती है बाला साहेब का नाम पर, भले उद्धव खत्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जो एक विचारधारा है, मराठा हो, ऊपर से हिंदुत्व वाला हो, ऊपर से सरकार में हो, जिसकी चलती हो। आनंद दीघे जैसे चलते थे, जैसे बाला साहब भले सरकार में नहीं थे, लेकिन जो भी सीएम बनता था वहां जाके उसको सलामी देनी पड़ती थी। पता है ना, ये सबको बात पता है। मुंबई पे अगर आपको आप बनते हो तो आपको जाके बाला साहब ठाकरे को सलामी देनी पड़ती थी, मातोश्री में आपको हाजिरी लगानी पड़ती थी। ठीक है, अब उनके मन में यह ख्याल आया है कि मैं ये काम तो मैं कर सकता हूं, मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों जाऊं दिल्ली, अब मैं यहीं करूंगा, अपना संगठन बड़ा करूंगा, और कल उठ के वो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती हो सकते हैं। इस बात का एहसास राहुल आरएसएस को भी है, और इस बात का जो एहसास नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी है, इसलिए वो फंसे। वो देखो, उन्होंने वहां से आए और बोले मेरा गला खराब है, मैं तो जा रहा हूं। सतारा में उनसे कौन मिलता है? सतारा में जितेंद्र आव्हाड मिलते। जितेंद्र आव्हाड कौन? वो सीधे तौर पर क्या कहते हैं, शरद पवार के दूत माने जाते हैं। समझो, एक शुभचिंतक उनसे और मिला, वो उद्धव की तरफ से मिला उनको शुभचिंतक। क्या ये तो नहीं हो रहा है कि दो शिवसेना एक हो जाए? ये तो नहीं हो रहा है दो एनसीपी एक हो जाए? ये तो नहीं हो रहा है कि कांग्रेस भी उनके साथ आ जाए? अगर ये पांचों एक साथ आते हैं तो 148 सीट होती है। कितनी होती है? तो फिर इस बार लगता है फिर नहीं, ये संभावना की बात बता रहा हूं। ये अटकले का जो बाजार है उसी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं, दोनों शिवसेना अगर एक हो जाती हैं और दोनों एनसीपी एक हो जाती हैं और सामने कांग्रेस भी उनको समर्थन कर देती है, तो अब मान के चलिए बीजेपी ने तो क्या किया, दोनों शिवसेना को अलग करके दोनों का वोट शेयर भी बढ़ा दिया और दोनों की सीटें भी बढ़ गई। अब सोचिए 11 सीटें अगर मिलती, आप सोचो 11 सीटें अगर शरद पवार की हैं तो 40 सीटें किसकी हैं? तो 40 सीटें भी इनकी हैं, अजित पवार की हैं, तो दोनों मिलके 51 हो जाते हैं। अगर यहाँ 54 सीटें इसकी और 20 सीटें उसकी, तो ये तो 74 सीट हो गया। अब समझो 74 और 51 120 और बाकी 21 20 22 जो कांग्रेस दे देगी आपको, तो इससे तो और भी मुश्किल बढ़ सकती है ना। ये मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं कि ये सब भी देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। जो हम शायद बातें कर रहे हैं, हो सकता है उनके दिमाग में हो ना भी हो। सही बात है। एक बात तो ये है। एक तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस संदर्भ में जोड़ना चाहूंगा जी, ये भी सुनी सुनाई बात है। देखिए, एक बात तो नक्की है कि जीत जो मिली है वो नेचुरल नहीं है, ठीक है, अननेचुरल है, ठीक है, अप्राकृतिक दिखता है। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है वो। हम क्या कहते हैं, जो चीज हमको समझ नहीं आती हम क्या कहते हैं, या तो ये चमत्कार है। यही बात है ना, अचानक इतना वोट परसेंटेज बढ़ जाना, अचानक जहां गांव में 312 वोट है वहां 620 निकलना, कुछ लोगों को कहना कि सर मुझे तो 2 ही वोट मिला है, इतना होना चाहिए थे, खुद आंकड़े जो दिए हैं वो उसमें मैच नहीं होना। समझो सभी, हाँ, जो भक्त हैं, जो बीजेपी वो सवाल नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन जो विरोधी हैं कांग्रेस वो सवाल खड़ा कर रही, एक्सपर्ट लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो एसवाई कुरैशी हैं, जो राजीव कुमार के सीनियर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में किया कि ये 14% वोट तो बढ़ ही नहीं सकता, नामुमकिन है। तो फिर कैसे जितना कैसे बढ़ा, उसका आपको जो है आपको पूरा सबूत देने पड़ेंगे, आपको एक साइंटिफिक स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। मतलब कुछ हुआ है ऐसा मानना, हम ये नहीं कहते धांधली हुई, हमारे पास साक्ष्य नहीं है, समझिए, हम भी सुनी सुनाई बातों पर जो लोग रख रहे हैं उसी के आधार पर हम कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या अगर ये सब हुआ है तो किसने किया होगा? ये वहां के लोकल अधिकारियों ने किया होगा। लोकल अधिकारी किसके? सीएम के। उस समय सीएम कौन था? तो एकनाथ शिंदे। क्या ये तो नहीं हो रहा है कि एकनाथ शिंदे दबा के बैठ गए, भैया मैं पोल खोल दूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? क्या ये बात तो कह के नहीं आ गए हूं, भैया मैं तो जा रहा हूं गांव? हम क्या कहते हैं, जब हम खेलते हैं, बोलते हैं जब हम क्रिकेट हम छोटे थे तो खेलते थे, तो किसी का बैट होता था, किसी का बॉल होता था, किसी की स्टैंप होती थी, और किसी को ये लगता था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो क्या मैं बैट लेके जा रहा हूं, खेल लो तुम अपना। ऐसा ही होता था ना, मतलब मैं खेलूंगा नहीं लेकिन खेल बिगाड़ूंगा।
क्या ये तो नहीं हो रहा है? समझो बात, अगर मैं उनका मतलब एकनाथ शिंदे का पीए होता या मैं खुद एकनाथ शिंदे होता, पीए क्यों बनूं यार, मैं शिंदे ही ना बनूं। अगर मैं शिंदे होता तो मैं क्या करता पता है? नरेंद्र मोदी को फोन करता सीधा, हेलो मोदी साहब, काय सांगला, मुझे पीएम बना दो, नहीं तो मैं पोल खोल दूंगा आपकी। समझे आप? मैं यही बोलता हूं उनको सीधे, भाई मैं सीएम क्यों बनूं फिर? अगर मेरे पास ये राज हैं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट हैं कि ये सब हुआ है, तो मैं सीधा पीएम बना दो मुझे, अब तुम आ जाओ सीएम बन जाओ इधर। सर इसी में जब अटकलों, क्योंकि हम संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, तो अगर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाते हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे? क्या फिर वो खुल के कहीं ना कहीं पार्टी के साथ में? नहीं, देखिए उसका भी जुगाड़ है। वो बनेंगे तो अब ये बात मान के चलिए कि उनको केंद्र में उनको ले जाना पड़ेगा। केंद्र में क्या, केंद्र मतलब मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये होने की संभावना है। देखो क्यों? क्योंकि यहां आरएसएस कहीं नाराज ना हो जाए, उसका भी ख्याल दिल्ली को रखना है। इस बार आरएसएस ने दमखम दिखाया, लड़ा, और उसका विश्वास है कि जिताया। ठीक है, सब कुछ हुआ, ठीक हुआ, गलत हुआ, लेकिन इस बार जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह आरएसएस को नाराज नहीं कर सकते हैं, आप मान कर चलिए। तो उनका एकोमोडेशन, या यूं कहें कि पुनर्वसन बहुत बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन ये बात मान के चलिए, देख सब बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस फाइनल है, देवेंद्र फडणवीस फाइनल है, बहुत लोगों से आपने भी बात किया होगा, लेकिन तो फिर नाम क्यों घोषित नहीं हो रहा? सबसे मन में सवाल उठता है। लोग कहते हैं भाई 5 तारीख को फाइनल है, 5 तारीख को शपथ विधि हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। पर सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे तो यही चाह रहे हैं कि भैया हमको मजबूत पोर्टफोलियो दो, अध्यक्ष हमारा दो। उनको पता है कि जब हमको तोड़ के ला सकते हो शिवसेना में से, तो हमारे में से भी तोड़ के ले जा सकते हो। अगर विधानसभा अध्यक्ष हमारा होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे ये भूल गए हैं कि जब वो तुमको तोड़ के ला सकते हैं तो तुम्हारे विधानसभा अध्यक्ष नहीं तोड़ सकते हैं। सही बात है। समझो, वो क्यों वफादारी करेगा तुमसे? सब तो वो 50 खोखा होके हुए वाले पे ये सब, समझे ना? मतलब कुल मिला के देखिए बहुत सारी जगह पर पेंच फंसा है। एक आरएसएस का एंगल है, एक एकनाथ शिंदे का खुद का एंगल है, एक देवेंद्र फडणवीस का खुद का एंगल है, और एक स्वयं दिल्ली का एंगल है। ये सब दिल्ली जब तक, देखो यहां नक्की आरएसएस को तो करना ही है, लेकिन साथ में उनका सीएम जो है वो स्वयं एकनाथ शिंदे भी नक्की करेंगे, हाँ भैया ये हमको जमता है, ये अपने को फाता है, वहां की भाषा में बोले तो ये अपने को जमेगा, तो रखो। क्यों? देखो अब स्थिति ये होगी, देखो अगर सरकार समझो मिलके बन जाती है और कोई बनता है, तब ये नहीं होगा कि दिल्ली जो कहेगी वही करेंगे ये लोग। बीजेपी का सीएम है तो बीजेपी का मंत्रालय वो चलाएगा, लेकिन शिंदे का जो मंत्रालय है वो तो बोलेंगे सही हमको भी तो अपना पार्टी चलाना है, हमको भी तो अपने कार्यकर्ताओं को सेट करना है। तो मात्र वो खाली विधानसभा में मंत्रालय नहीं लेंगे सर, वो आगामी दिवसों में जो भी चुनाव आएंगे, चाहे वो कॉर्पोरेशन को हो, बीएमसी के हो, सब में अपनी भागीदारी मांगेंगे। वो मांगेंगे कि भैया जो विधान परिषद उसमें भी हमारा लोग सेट करो, और ये भी बोल सकते हैं वो कि भैया जो राज्यपाल आप नियुक्ति करते हैं कहीं दूसरी जगह पे, हमारे 1-2 लोग हमारे भी सेट करो। बहुत हार्ड बार्गेनर हैं, आप मान के चलिए। क्यों? पैसा जितना वो बोलते हैं दिल खोल के खर्च करते हैं, वैसे ही पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन देगा और किसकी व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्था जो है वो सीधे तौर पर करना जो है जानते हैं, क्योंकि वो मराठा हैं, लड़ना जानते हैं। और साथ में शिवसैनी कहते हैं कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अपने यहाँ कहावत है कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो, वैसे ही इनकी हालत है। लेकिन देखिए ये संभावना का खेल है, 3-4 दिन में और रसप्रद बातें होंगी, नए खुलासे होंगे, नए नाम चर्चा में आएंगे, और हम फिर से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। सर मेरा दूसरा सवाल है, मशीनों को लेकर 3 दिसंबर को चुनाव आयोग ने विपक्ष को स्पष्टीकरण के लिए समय दिया है। देखिए बहुत बड़ी बात है, क्यों देना पड़ा इनको? संविधान दिवस पर राहुल गांधी, संविधान दिवस पर खड़गे, संविधान दिवस पर ही सब जितने भी विपक्ष के लोग थे, वो विपक्ष के जो लोग हैं वो एक मन बना रहे हैं। शरद पवार पहली बार अगर ये बोलते हैं, अभी तक नहीं बोल रहे थे, अगर शरद पवार ये बोलते हैं कि मशीनों में गड़बड़ी है, वो इतने पीढ़ नेता हैं, इतने अनुभवी नेता हैं कि उन्होंने अगर कहा, इसका मतलब एक जनमत धीरे धीरे तैयार होने लगा है। अभी तक इलेक्शन कमीशन न तो बात कर रहा था, न तो बस इतनी कहानियां
शायरियां, यही सब बात छोड़कर, या उनको लिखित में जवाब दे रहा था भैया सब गलत है, ये है वो है। अब जब लिखित में सब कुछ मांगा है, हमको समय चाहिए, आपको बताइए कि ये टर्नआउट कैसे बढ़ा, आपको बताइए कि इतनी सारी सीटों में जहां 288 में थे 8 में तो अब बढ़ा दे रहे हैं और 80 में आप घटा दे रहे हैं, इसके बावजूद सब कुछ ठीक है। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने मांगा था। और साथ में देश भर में एक आंदोलन, लोगों में अविश्वास, लोगों में सवाल कि भैया कैसे हो रहा है। और एक तो एक नेता हैं, उन्होंने तो नाम उनका भाई जगताप ऐसा कुछ करके नाम है, उन्होंने कह दिया कि ये तो कुत्ता है। हम नहीं कह रहा हूं भाई, अब बुरा मत लगाना इलेक्शन कमीशन, राजीव कुमार, उन्होंने कहा ये तो एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मोदी के गेट की कुत्ता है। नहीं बोलना चाहिए, बुरा लगता है किसी को, अगर कुत्ता कुत्ता बोलोगे तो अच्छा नहीं लगता है। अगर कुत्ते को ही कुत्ता बोल दे कोई, कैसा बुरा लगता है, उसको भौंकने लगेगा आपको। तो उन्होंने बोला भाई माफी भी मैं नहीं मांगूंगा इस बात को लेकर। हालांकि जो भाजपा उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाजपा कैसे मुद्दा बनाए, विश्व गांवों तक लोगों को पता चल गया है कि हम वोट किसी को भी देते हैं लेकिन जाता मोदी को है, इसलिए मोदी हो तो मुमकिन है। लेकिन खैर ये बात है जो आपने कहा। आपको पता है सबसे पहले ईवीएम का विरोध किसने किया था? सबसे पहले ईवीएम का विरोध ममता बनर्जी ने किया था। वो धरना पर बैठ गई थी कि भैया ये गलत है, हटाइए ये वो, लेकिन बाद में उनको समझाया गया भैया ऐसा नहीं है, ये क्योंकि उस समय देखिए कांग्रेस के समय में, मैं ये नहीं बोलता हूं कि नहीं हुई होगी या हुई होगी या कैसे हुई होगी। देखिए 2-3 प्रकार की सब कुछ चीजें होती हैं। कैसे? एक तो आपके क्षेत्र में जो लोग ऐसे हैं जो विरोधियों को वोट देते हैं, उनका नाम कैसे कम हो जाए, ठीक है। जो लोग विरोधियों को मत देते हैं उनका वोट कैसे कम पड़े, उसकी व्यवस्था हो। जो लोग मत देने नहीं आए, इलेक्शन के मतलब समय खत्म हो जाए उसके बाद उनका वोट किस तरह से बोगस डाला जाए, ये सब तो होता था। और कहीं ज्यादा कहीं कम तौर पर होता है, अभी भी होता है। लेकिन राहुल, रिगिंग जो कहते हैं, ईवीएम में रिगिंग, कि वोट पता है आपको 7 सेकंड, 1 मिनट में आप कितने वोट दे सकते हैं, लेकिन जब वोट आप काउंट करो तो उससे कहीं ज्यादा वोट निकले। जिस गांव का 200-312 वोट है कन्नड़, उसमें 620 वोट निकले, तो क्या बताता है ये? यही सब बताता है कि आप ईवीएम में कहीं ना कहीं धांधली कर रहे हैं, या ईवीएम में जो 99% की बात आ रही है क्या कह रहा है। उसके बाद तो देखिए जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली जिसका आमुख स्वयं लाल कृष्ण आडवाणी लिखे थे कि भाई ईवीएम धोखा है, ये है वो है, बैन हो जानी चाहिए। अब आपके फेवर में आपने सब कुछ कर लिया है, परिस्थितियां अनुकूल कर ली हैं। उस समय संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो न्यूट्रल होती थी या न्यूट्रल दिखती थी। आज संवैधानिक संस्थाएं न तो न्यूट्रल हैं न तो दिखती हैं। देखो, तो इसी कारण से ये पूरा जो माहौल बनाने का प्रयत्न हो रहा है, इसी कारण से, इसी के दबाव में आके इलेक्शन कमीशन ने पहली बार कांग्रेस को बुलाया, भैया 3 तारीख को 5 बजे आइए, हम आपको बताएंगे। भैया क्यों 3 तारीख को बुला रहे हो आप कल ही क्यों नहीं बुला लेते हो? वे इतना आवाज उठा रहे तो आ जाओ। क्योंकि उनको 3 तारीख तक सब कुछ ठीक करने का मौका चाहिए। लेकिन हमारे देश के जो बुद्धिजीवी, उन्होंने पहले ही सब प्रिंट आउट निकाल लिया है, उसमें अगर कुछ बदलाव होता है। प्रोफेसर प्यारेलाल का तो इंटरव्यू तुमने किया था जी। उन्होंने स्वयं इलेक्शन कमीशन के जो डेटा है उन्हीं के आधार पर इलेक्शन कमीशन घेर लिया है। और इतनी सारी फरियादें, इतने सारे वीडियोज, इतने सारे सब कुछ, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होगा। जानना होगा कि 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन क्या करता है। 17 लोगों ने, कहां पर 17 लोगों ने सीधे तौर पर हरियाणा में हाई कोर्ट गए। एक व्यक्ति ने पैसा भरा, सब लोगों ने पैसा भर दिया। एक व्यक्ति को कहा गया भैया आप जाके मिलान करा लो पर्चियों से। बात तो यही है ना कि भैया जो पर्चियों से मिलान करा लो। जब वो गया बोले नहीं हम मिलान नहीं कराएंगे, अब डेमो करवा लो। भैया डेमो तो फ्री में हो रहा है, मैं 47,200 रुपया क्यों भरूं? सही बात है महाराज, समझो बात को। ये सब चीजें नहीं हो रही। अब देखिए 7 दिन से ज्यादा गुजर गया, कहा जा रहा था कि 150 से ज्यादा लोग हैं वो हाईकोर्ट में जा सकते हैं, हवा खड़ी की गई, कुछ हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये सब या तो कमजोर है कांग्रेस, देखो, या तो कांग्रेस कमजोर है। देखो कांग्रेस की कल CWC मिली, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें कही कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जो 2 महत्वपूर्ण को लेकर, 2 चीजों को लेकर
संसद ठप था, एक अदानी को लेकर और एक ईवीएम की बात को लेकर, ठीक है, एक संभल को लेकर भी था, लेकिन ईवीएम महत्वपूर्ण था, जिसमें कहा था कि भी हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। उस दोनों चीजों को लेकर स्पष्टता उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? खाली इतना लिखा उद्योगपति, उनके रेजोल्यूशन का पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा उद्योग। अदानी का नाम आपने क्यों नहीं लिखा? लिखना चाहिए, अदानी के खिलाफ हम पूरा मुहिम चलाएंगे। सही बात है। एक नंबर वो। दूसरा, पूरे रेजोल्यूशन में लिखा गया है जरूर से कि ईवीएम में ऐसी हुआ वो, लेकिन हम बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट करने जा रहे हैं, जन आंदोलन। अभी भी जो कहते हैं कि इसको लेकर उनका मत जो है वो छूट नहीं रहा है। मतलब एक तो महाराष्ट्र को लेकर बात, और दूसरा कांग्रेस जो कांग्रेस का ढीला रवैया है उसको लेकर लोगों का जो विश्वास है वो धीरे धीरे, हमको नहीं लगता कि अब कांग्रेस जब तक आंदोलन नहीं करेगी, जब तक रास्ते पर नहीं उतरेगी, जब तक हुजूम नहीं खड़ा करेगी, गांधी ने जो रास्ता दिया है कि आप आंदोलन कैसे करें, वो रास्ता अख्तियार नहीं करेगी। आपने अपने सरवाइव के लिए तो आपने भारत जोड़ो यात्रा किया और आप 50 से 100 तक पहुंच गए, लेकिन देश के लोकतंत्र की सर्वाइवल के लिए आप रास्ते पर नहीं उतर रहे हैं। लोग अगर नहीं उतरते हैं आप, तो लोग हमको राहुल गांधी से फिर क्या मतलब है अगर लोकतंत्र नहीं बचा रहे हैं तो? हमको प्रियंका गांधी से भी क्या मतलब है लोकतंत्र नहीं बचा रहे हैं तो? कल की इसी में मैं आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरह से राहुल गांधी ने कल जो इनकी कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी उसमें खड़गे जी को कहा, हालांकि कुछ शशि थरूर और भी जो नेता चिदम्बरम, हाँ, वो इस बात से सहमत नहीं थे, तो फिर राहुल हंसते हुए कह रहे थे कि खड़गे साहब आप चाबुक चलाइए। नहीं, देखो राहुल गांधी चाहते हैं, देखो कांग्रेस में दिक्कत यही है, या कहो कि कांग्रेस की अच्छाई है, कांग्रेस में वाकई लोकतंत्र है। आप राहुल गांधी से सहमत नहीं हो तो आप राहुल गांधी को बोलिए कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, और क्यों नहीं हूं, तब भी राहुल गांधी आपकी बात सुनेंगे या खड़गे आपकी बात सुनेंगे। आप जाके उनके कांग्रेस के कार्यालय पर अपना गुस्सा निकालेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तब भी आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये चीज बीजेपी में संभव नहीं है, ये समझ लीजिए बात। इसलिए शायद कांग्रेस थोड़ी आपको ढीली दिखाई देती है, इसलिए कांग्रेस में बहुत सारे अलग अलग जो चौके दिखाई देते हैं, गैंग में तो बोलता हूं गैंग दिखाई देती है, जो आपको जीत के कगार तक पहुंचने नहीं देती है। बीजेपी क्या है, कॉर्पोरेट की तरह चलती है, गोल निश्चित करती है, गोल को कैसे पाया जाए उसके लिए प्लानिंग करती है, कौन कौन गोल में हमको सहयोगी होगा उसकी एक टीम बनाती है, उसको फिर एग्जीक्यूट करती है, सबको काम देती है और आखिर में गोल वो पा लेती है। कांग्रेस में क्या है, मिलते सब हैं, लेकिन पहले तो क्या गोल हमारा है वही निश्चित नहीं कर पाते हैं। लंबी लंबी मीटिंगें, लंबी सब कुछ होने पर इतना देर हो जाता है कि लोग कंटाल के छोड़ के उसको चले जाते हैं। कांग्रेस को भी अपने आप को चुस्त और दुरुस्त बनाना होगा, चाहे वो गुजरात में हो चाहे दिल्ली में हो, तभी ये उनको सफलता मिलने वाली है, समझ लीजिए। क्योंकि बहुत सारे आंकड़े ईवीएम में अभी भी आज भी निकल के अलग अलग समय सामने आ रहे हैं, लेकिन रसप्रद बात यह होगी कि एकनाथ शिंदे हैं, वो पूरे घटनाक्रम में क्या करने वाले हैं, क्या वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है वो कर रहे हैं, या फिर से वो खुद करने के लिए जो है वो खुद से कुछ ना कुछ अपने आप को जो है केंद्र बना के और महाराष्ट्र की राजनीति अपने आजू बाजू घुमाने वाले हैं। सर, मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि जिस तरह से सर देश की जो जीडीपी पिछले 2 वर्षों की तुलना में आधी रह गई, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बहुत खराब, सरकार की निष्फलता और नरेंद्र मोदी को जो डींगे मारना है 5 ट्रिलियन वाली बात, उसको लेकर ये लोगों पोल खुल जाना हम कहते हैं ना, अभी तक आप 5 ट्रिलियन की बातें कर रहे थे। आपकी जीडीपी ही सर 5 पर आ गई घूम के, जो पिछली बार आप 10 मतलब 8 और 10 11 12 की बात करते थे। कैसे करेंगे? क्या किसी को पता नहीं है? देखो, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं या मैं कोई इकोनॉमिक देखता पत्रकार रिपोर्टर नहीं हूं, मैं सादा सीधा जनरल पत्रकार हूं जो देखता हूं समझता हूं जी। जहां मैं रहता हूं आसपास कारखाने हैं, कल कारखाने काम कर दो, कैसे धीरे धीरे कम हो गए, बंद हो गए। ऐसे भी वो लोग क्या कि 70% अपने जो मतलब 100% काम होना चाहिए उसके बजाय 70% लेवल पे काम कर रहे हैं। उनके पास जो बना रहे हैं वो बिक नहीं रहा, भंडारण हो रहा है, इन्वेंटरी बोलते हैं उसको, भंडार करके रख रहे हैं। भंडार हो रहा है इसलिए बना नहीं रहे, बिक नहीं रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। ये सब चीज का एक कनेक्शन है। आप देखो तो स्वाभाविक है, जो 70% पे थे वो 50% पे आ गए, 50 वाले 25 पर आ गए। अब जब खपत ही नहीं हो रही है, इंडस्ट्री चल ही नहीं रही है, तो बाहर से कोई नई इंडस्ट्री आ नहीं रही है। ये मैं आपको मध्यम और छोटे उद्योग उसकी बात बता रहा हूं।
और खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं या खाने पीने की चीजें, साबुन बनाते हैं, ये सब चीजें जो हैं, मतलब छोटे उद्योग हैं, उस पर ध्यान दिया गया नहीं पिछले 10 सालों में। खत्म होते 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 आप क्या कर रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि उद्योगपतियों का तो आप 9.10 लाख करोड़ के आसपास रकम माफ कर दे रहे हैं। छोटों के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। इसी का ये कारण है सर। देखो, प्रोफेसर अरुण कुमार बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं देश के, आप जाके सर्च करो गूगल पे तो मिल जाएगा। वो कहते हैं हमेशा से कि अगर सरकार बोलती है कि 10% की जीडीपी है, तो अब मान के चलिए, आंख बंद कर दीजिए और मान कर चलिए कि मात्र 60 जीडीपी है। सरकार यदि ये अभी ये कह रही है कि 5% की जीडीपी है, तो मान कर 2 की जीडीपी है खाली। हम बहुत खराब परिस्थिति में हैं। उत्पादन के क्षेत्र में हम तो हैं ही नहीं अभी कहीं। तो और ऊपर से हर क्षेत्र में, आप टेक्सटाइल में चले जाइए, आप सर्विस सेक्टर में चले जाइए, आप क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में चले जाइए, तमाम सेक्टरों में सर, सब में हम लोग माइनस हैं, किसी में हम लोग प्लस नहीं है। इसी कारण से जो विदेशी एफआईआई इन्वेस्टर से वो आ नहीं रहा है, समझिए। आप भौकाल बनाए हुए हैं, लेकिन उस भौकाल में खाली हवा है। गुब्बारा आपने फुला दिया है, ऊपर से कार्टून या जो भी डोरेमोन को कपड़े पहना दिया है, लेकिन अंदर केवल हवा है, सूजा हुआ है, फूला हुआ है। महत्वपूर्ण बात, आपको पता हो 2010, 11, 12 में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय आपने देखा होगा ना, तो चीन की जीडीपी लगभग डबल, हमारे से डबल टिबल थी। तो मनमोहन सिंह स्वयं अर्थशास्त्री थे। उन्होंने पूछा वहां के अर्थशास्त्री को, कैसे तुमने किया ये, कुछ हमको बताओ, हम भी कुछ करें। उन्हें कहा, सर देखिए, जितनी एक्चुअल हमारी है ना, हम उसको उससे डबल दिखाते हैं। अमुक चीजों में कटौती कर देते, अमुक चीज हम गिनते नहीं है, जहां से हमारा माइनस है, जो प्लस प्लस है वही हम गिनते हैं। अब हुआ क्या कि एक ही साल उनको मौका मिला, उन्होंने भी यही किया, ट्रिक अपनाया और थोड़ा हवा भरा अंदर, और हम 10-11 की पहुंचा दिया हमको भी, समझो। अब जब नरेंद्र मोदी आए, एक ही साल रहे बेचारे वो, नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा यार ये बढ़िया है, हमसे दुगना हवा और निकालो जो माइनस वाला सेक्टर है, जो माइनस वाले सेक्टर उनको निकालो और जो प्लस वाले सेक्टर उनको रखो और जीडीपी बढ़ाओ। उन्होंने ये किया 10 साल। हुआ क्या कि आपने हवा तो भर ली, ये लीकेज रहेगा। आपने हवा भर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ क्या हो गई, जो चीन ने नहीं की। चीन ने अपने असंगठित क्षेत्रों का गिनती किया और उसको जो प्लस थे उसमें लिया। हमारे यहाँ तो असंगठित क्षेत्र को लिया ही नहीं गया हमने। 94% जॉब या 94% जो उत्पादन बिन असंगठित क्षेत्र में होता है, जिससे लोग नपते हैं, सबसे ज्यादा नौकरी वही देता है। 94% को हम गिनते ही नहीं, और खाली 6% जो कॉर्पोरेट है उसी को गिनते हैं, और इसलिए कॉर्पोरेट को हम लाभ देते हैं, कॉर्पोरेट को लोन में माफी देते हैं, कॉर्पोरेट को टैक्स में राहत देते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट जो है वो असल चित्र दिखाता आपको नहीं है। नरेंद्र मोदी से गलती ये हो गई कि अभी जनसंख्या तो हम गिन ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये जो नॉन असंगठित क्षेत्र है उसको हमने गिना ही नहीं, उसको माइनस कर दिया। जब आप उसको भी गिनोगे, आपको बताऊं तो हम और भी नीचे आ जाएंगे। बहुत भयानक स्थिति में है राहुल हम। हालांकि मैंने आपको सीधे तौर पे कहा ना, मुझे भी ये सब बातें सीधे तौर पे जब मैं पढ़ता हूँ बड़े बड़े एनालिसिस्टों को, मैं बताऊं मुझे समझ में नहीं आती। इंग्लिश मेरी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जो सादी भाषा में समझ में आती है कि डिमांड और सप्लाई, आपके पास डिमांड है नहीं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, समझो। जब डिमांड ही हो, सप्लाई कहां से होगा? सीधा गणित है। जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता इकोनॉमिक्स, ये होता है गणित, इकोनॉमिक्स है, वो डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। जब डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो सप्लाई कहां से होगा? 150 रुपया किलो गोभी या 100 रुपया किलो टमाटर या 60 रुपए के आलू, तो सामने वाला जाएगा तो क्या कर, भाई आधा किलो ले लो। हाँ। 1 घंटा 1 किलो नहीं लूंगी, या कोई भी चीज में आधा कटौती कर रही हूं। अब जब कटौती कर ही रही है तो कहां से खरीदेगा लोग? अब समझो, जब कटौती हुई तो उसमें थोड़ा पानी मिला, ये मिला, घर मैनेज करने का प्रयत्न हुआ, लेकिन जो आलू है वो तो मार्केट में पड़ा है, समझो, उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। जो आलू लोग 1 किलो में 1 दिन शायद या 2 दिन में खा जाते, तो वो अब 1 किलो आलू 3 दिन में खाएंगे। मतलब सीधे तौर पर मैंने आपको उदाहरण दिया, ये हो इसका लेकर। इसलिए बेहद खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, और आगामी दिवसों में आरबीआई क्या करेगा, कैसे स्टॉप उठाता है इसको बढ़ाने के लिए, करने के लिए, वो देखने वाली बात होगी। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने आज की आपकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी आप हमारे मंच पे आए। तो दोस्तों, आपने देखा कि अनिल जी ने किस तरह से जो अटकलों का बाजार महाराष्ट्र में चल रहा है उसको लेके बताया है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।